हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में मैंने कैपिटल गेन चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है और ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो लोग सीए इंटर या सीएस एग्जीक्यूटिव या बीकॉम या प्रोफेशनल स्टडीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। देखिए, चार्जिंग सेक्शन जो कैपिटल गेन का है वो इनकम टैक्स में है 45(1). चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है वो सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में जिसमें एक पर्टिकुलर इनकम पे किस तरीके से टैक्स लगेगा, क्या उस पे एग्जम्पशंस मिलेंगी, ये सारी चीजें जो डिफाइंड होती हैं वो चार्जिंग सेक्शन में डिफाइंड होती हैं। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45(1). अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कैपिटल गेन टैक्स। ये 3 शब्द से बना है, कैपिटल गेन एंड टैक्स। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि कोई कैपिटल एसेट है, उसको हमने ट्रांसफर किया यानी उसको सेल आउट किया, उस पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और उस प्रॉफिट या लॉस पे हमने क्या किया, हमने टैक्स भरा। तो ट्रांसफर क्या हुआ था, कैपिटल एसेट, इनकम आई, टैक्स लगा, तो क्या हुआ, ये कैपिटल गेन टैक्स। तो 4 चीजें एसेंशियल हैं कैपिटल गेन टैक्स के लिए। एक तो ये होना चाहिए कि आपके पास कैपिटल एसेट होनी चाहिए। कैपिटल एसेट आप उसको सेल आउट करें, उसको ट्रांसफर करें, उस पे प्रॉफिट या लॉस हो। ये जो कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसी को कैपिटल गेन कहते हैं। अब इनकम टैक्स ने ये डिफाइन कर रखा है कि अगर कोई पर्टिकुलर इनकम होती है आपकी, तो अगर आप उसको डिफरेंट मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स में बताए हुए हैं, अगर आप उनकी तरह से आप डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर क्या है, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन का बताते हैं कि अगर वो कैपिटल गेन है और वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, EE, 54F, 54G, 54GA और 54GB में, तो आपको कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना होगा। तो 4 कंडीशन है, कैपिटल एसेट होनी चाहिए, कैपिटल एसेट ट्रांसफर होनी चाहिए, कैपिटल गेन पे जो है प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए आपको, और वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए 54, 54 के B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, G, GA और GB में। कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट का मतलब होता है कोई भी एसेट हो जिसका ओनर कौन हो, उसका ओनर हो एससी, और वो एसेट जो है बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका ओनर कौन होना चाहिए, उसका ओनर होना चाहिए एससी। या कोई भी सिक्योरिटी है, उसका ओनर कौन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो फिर ये होता है आपका कैपिटल एसेट। अभी जानेंगे कैपिटल एसेट क्या क्या नहीं होता। एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर स्टॉक इन ट्रेड है, कंज्यूमेबल्स है, रॉ मटेरियल, ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, और ये क्या है, ये मूवेबल है, और ये जो है आपका तुरंत आया तुरंत गया और बिजनेस से रिलेटेड है यानी कि सेल परचेज से। कैपिटल एसेट वो एसेट होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती हैं, ये शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं। तो ये क्या है, ये आपका बिजनेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बिजनेस इनकम होगा। तो कोई भी स्टॉक इन ट्रेड हो गया, कंज्यूमर स्टोर्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब जो बिजनेस से रिलेटेड है ये बिजनेस इनकम में आएगा, कैपिटल गेन में नहीं आएगा। पर्सनल इफेक्ट यानी कि टीवी है, फ्रिज है, ये सब ये मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल इफेक्ट जो होती हैं वो यहाँ पे कवर नहीं होती। लेकिन इनकम टैक्स ने कुछ एसेट्स हैं जो कि पर्सनल हो सकती हैं, मूवेबल भी हो सकती हैं, परंतु उनको अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ये 6 तरीके के एसेट्स यहाँ पे डिफाइंड है, वो है ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया विच इज नॉट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब सिंपल सा ये है कि जो गांव में जमीन है जिसपे खेती हो रही है वो तो एग्जेम्प्ट है, उसे हम कैपिटल गेन नहीं मानेंगे, उस पर कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। परंतु अगर वही जमीन कहां पे, शहर में है, तो फिर वो कैपिटल एसेट है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि रूरल एरिया में है तब तो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अर्बन एरिया में है तो कैपिटल एसेट है। गोल्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स। अब देखिए कैपिटल एसेट कितने तरीके के होते हैं। कैपिटल एसेट 2 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए जो आपने होल्ड किया है उस पे जो ट्रांसफर करेंगे उस पे जो आपको गेन या लॉस होगा वो होगा, तो ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट।
एनी एज कैपिटल एसेट हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स। 36 महीने से ज्यादा कोई भी असेट अगर एसएससी होल्ड नहीं करता और उसको तभी बेच देता, नहीं जब जिस दिन उसने खरीदा तब से उसने क्या किया, उसको 36 महीने के अंदर ही उसको ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, तो यहां पे क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगा। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर कोई असेट है जो कि आप 12 महीने, देखिए ऊपर 36 महीना बताया गया, नीचे क्या बोल रहे हैं 12 महीना, यानी कि अगर आपने उस असेट को 12 महीने से कम रखा है और फिर आपने उसे सोल्ड आउट कर दिया, तो यहां पर भी उस असेट को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट ही बोलेंगे। वो कौन कौन सी असेट्स हो सकती हैं, अ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग शेयर्स लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यूनिट ऑफ अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। इन 3 असेट को आप ट्रांसफर करेंगे 12 महीने के अंदर, तो क्या होगा, यहां पे इसको हम कौन से असेट मानेंगे, इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मानेंगे। उसी तरीके से देखिए कुछ असेट्स होती है वो शॉर्ट टर्म है, अगर उनको आप 24 मंथ्स के अंदर बेच देंगे। कौन कौन सी, शेयर ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड, इसके पहले हमने पढ़ा शेयर ऑफ अ कंपनी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यहां पे है शेयर ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड या इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ। अगर आप इसको 24 महीने के अंदर ही बेच देंगे तो क्या होगा, यहां पे इसको भी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। तो 36 मंथ से कम पे अगर आपने बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। आपने उसको जो है शेयर से आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, जीरो कूपन बॉन्ड है, उसको आपने 12 महीने के अंदर ही बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। आपके पास शेयर ऑफ अ कंपनी है, वो लिस्टेड नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ, उसको आपने 24 महीने के अंदर बेचा, यहाँ पे 24 मंथ्स है, उसके अंदर आपने बेच दिया, तो वो क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। अब देखिए एक्सक्लूजन और इंक्लूजन, अभी तो ये समझ में आ गया कि ठीक है जब से खरीदेंगे और उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम बेच देंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी। परंतु कुछ जगहों पे क्या है कि इनकम टैक्स ने बताया हुआ है कि कौन सा टाइम पीरियड है जिसे आप एक्सक्लूड करेंगे और किसे आप इंक्लूड करेंगे काउंट करने में, कि वो 36 महीना, 12 महीना या 24 महीने से ज्यादा है या कम है। जैसे कि शेयर हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब है कि कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है। अब अगर उस समय कोई शेयर कोई होल्ड कर रहा है तो कह रहे हैं एक्सक्लूड द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, तो जब लिक्विडेशन हो गया उसके बाद का जितना भी पीरियड है ना उसे आप काउंटिंग में मत लीजिए। कंपनी बंद हो गई तो भाई क्यों लेना। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन एनी मोड 49(1), अगर किसी ने आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है गिफ्ट से, विल से, तो जो प्रीवियस ओनर ने उसको जितने दिन भी होल्ड किया है हम उससे भी काउंटिंग में लेंगे। यानी कि अगर प्रीवियस ओनर ने उसको जो है 30 महीने तक होल्ड किया और आपको जब ट्रांसफर हुआ उसके 12 महीने के बाद आपने बेच दिया तो 30 + 12 हो जाएगा 42, यानी कि फिर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं होगी। परंतु अगर वो 20 होता और आपको मिलने के बाद 12 महीने के अंदर आपने बेच दिया होता तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाती। इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट, अब कोई इन्वेंट्री है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी, वो इन्वेंट्री के रूप में थी, उसे आपने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में। द पीरियड शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट, तो जब आपने उस स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया है तब से उस डेट से हम उसका टाइम पीरियड काउंट करेंगे। उसके पहले तो रॉ मटेरियल था और रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है, कैपिटल एसेट नहीं होता, तो हम उस टाइम पीरियड को काउंट नहीं करेंगे। तो इन्वेंट्री जब कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हुई उस पर्टिकुलर डेट से हम उसका टाइम पीरियड काउंट करना स्टार्ट करेंगे। राइट टू सब्सक्राइब और एनी अदर सिक्योरिटी, द पीरियड शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन आपको कोई राइट मिला कि भाई आप किसी शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं सिक्योरिटी, तो जिस दिन वो हमको मिला भाई, जब हमारे पास आएगा, जब हम उसके वो राइट हमको मिल जाएगा तभी तो हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो हमारा टाइम पीरियड उसी डेट से काउंट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब सिंपल से समझ लीजिए कि जो 36 मंथ्स, 24 मंथ्स और 12 मंथ से ज्यादा के जो असेट्स आप होल्ड करेंगे तो वो सब क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और कैपिटल एसेट क्या है, कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड, ये नहीं कि आप होल्ड करके बैठे हुए हैं तो आप बोल रहे हो भाई हमारा कैपिटल गेन आ गया। कैपिटल गेन तभी आएगा जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगी। अभी तो हमने ये जाना कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती क्या है, अब आप उसे ट्रांसफर करेंगे तभी कैपिटल गेन अराइज होगी।
अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल से ट्रांसफर करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल से ट्रांसफर करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अभी तक हमने सारी बातें करी कि भाई आपके पास असेट होनी चाहिए और असेट ट्रांसफर होनी चाहिए। तो अभी ट्रांसफर क्या होता है, इनकम टैक्स में ट्रांसफर क्या मानेंगे? तो ट्रांसफर होता है कि सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। आपने कोई चीज बेच दी या कोई चीज किसी और एसेट के बदले में एक्सचेंज कर ली या आपने कोई अपने राइट रिलिंक्विश कर दिए, छोड़ दिए। एक्सटिंक्शमेंट ऑफ एनी राइट, यानी कोई राइट आपने छोड़ दिया। कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, गवर्नमेंट कभी कभी जमीन अधिग्रहण करती है। इन केस वेयर असेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जहां आपका असेट है वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया आपने। मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द नेचर रिफर्ड टू इन सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। देखिए ये जो सेक्शन है 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये होता है कि किसी ने क्या हुआ कि प्रॉपर्टी किसी से खरीदी, कन्वेंस डीड हो गई, पैसे हमने उनको दे दिए, हम जाके उसमें रहने भी लगे, सब कुछ हो गया, खाली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रह गया या पेपर वर्क रह गया। तो ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या कुछ और एक आध पेपर वर्क नहीं हुए तो आप उसके ओनर नहीं हुए। जिसने पेमेंट कर दिया, कन्वेंस डीड हो गया, आप जाके रहने भी लगे, तो वो प्रॉपर्टी आपकी मानी जाएगी, यानी ये ट्रांसफर में काउंट करेगा। एनी ट्रांजेक्शन इज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है कि आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ओनर हो गए, यानी कि आपको सेल आउट हो गया। तो ये सारा का सारा चीजें 7 चीजें हैं जो कि ट्रांसफर मानी जाती है। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट, एनी कैपिटल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड शेयर्स ओनली, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां पे सबसे पहला क्राइटेरिया जो मैं अभी तक बताया मैंने कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कैपिटल एसेट होनी चाहिए। तो यहां पे आंसर क्या होगा, आंसर बी, दैट इज एनी कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एसेट व्हिच इज हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो किस एसेट पे होगा जिसको एसएससी कितने टाइम पीरियड तक अपने पास रखे। तो फिर से पढ़िए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एसेट व्हिच इज हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 months from the date of its acquisition, 12 months from the date of its acquisition, 12 months from the date of its acquisition in case of listed securities, equity oriented fund, zero coupon bond, 24 months in case of shares of unlisted companies and immovable properties, and 36 months in case of other assets. 12 months from the date of its acquisition in case of listed equity securities, इक्विटी ओरिएंटेड, जीरो कूपन बॉन्ड एंड 36 मंथ इन केस ऑफ अदर एसेट। मैंने अभी आपको बताया कि 12 महीना तो वहां पे है जहां पे लिस्टेड सिक्योरिटीज है, जहां पे आपके पास नॉट लिस्टेड है वहां पे 36 मंथ्स है, और अगर आपका जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज है तो वहां पे 24 मंथ्स है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा आंसर सी। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ राइट शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम, मैंने आपको बोला है कि राइट शेयर तब से हम उसका टाइम पीरियड लेंगे जब वो राइट्स मुझे मिल जाएंगे। तो यहां पे देखिए क्या है, द डेट ऑफ द राइट ऑफ शेयर्स इन द सिक्योरिटीज ऑफर्ड, द डेट द राइट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अप्लाइड बाय द एसएससी, द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ राइट शेयर्स और सिक्योरिटीज, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, जिस दिन वो राइट मुझको अलॉट हो जाएंगे, आंसर होगा आंसर सी। इफ अनलिस्टेड डिबेंचर्स आर सोल्ड आफ्टर 12 months but before 36 months, the capital gain arising from such sale is, मैंने आपको बोला है ये अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में क्या होगा 24 मंथ्स, तो यहाँ पे 12 मंथ बट बिफोर 36 मंथ्स है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अब कौन कौन से जो ट्रांजेक्शन है, आपने भी बोला है कि ट्रांसफर होना चाहिए, आपने बताया कि ट्रांसफर 7 तरीके बताया आपने कि 7 टाइप्स होते हैं, वो ट्रांसफर माने जाएंगे। तो फिर ट्रांसफर क्या क्या नहीं मानेंगे, whether assets are transferred to shareholders on liquidation shall not be regarded as transfer in the hands of the company। कंपनी ने क्या किया कि अपने एसेट ट्रांसफर कर दिए, किसको, शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स उसके ओनर थे, उन्होंने क्या किया, उन शेयर्स के बदले उनको एसेट्स दे दी। तो ये ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ कंपनी नहीं माना जाएगा।
एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ टोटल ऑफ पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, ये फैमिली सेटलमेंट होता है एक्चुअली। और फैमिली सेटलमेंट में क्या है कि प्रॉपर्टी कहीं बेची नहीं जा रही, ये सिर्फ एक फैमिली सेटलमेंट हो रहा है, तो ये यहाँ पे भी इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एंड गिफ्ट विल इरिवोकेबल ट्रस्ट, किसी ने गिफ्ट विल या इरिवोकेबल ट्रस्ट से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो वो भी आपका कैपिटल एसेट नहीं माना, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडरी कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। इसमें देखिए तीन चीजें आ गई, एक तो 100% सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए और सब्सिडरी कंपनी क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अगर उसे कोई आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं तब वो ट्रांसफर नहीं मानेंगे। Any transfer or by 100% subsidiary company to its holding company if holding company is an Indian company। अब अगर सब्सिडी कंपनी ने, जो कि 100% सब्सिडी कंपनी है किसी होल्डिंग कंपनी की, उसने क्या किया कि कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया है होल्डिंग कंपनी को, और होल्डिंग कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी है, तो इसी में हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। एनी ट्रांसफर इन अमलगमेशन ऑफ कैपिटल एसेट by amalgamating company to the amalgamated company it is an Indian company। अमलगमेशन हो रहा है, नहीं दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही हैं, तो क्या कह रहे हैं कि अगर अमलगमेशन हो रहा है कैपिटल एसेट बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू द अमलगमेटेड कंपनी, और अमलगमेटेड कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी है, तो ये ट्रांसफर नहीं मानेंगे। इन केस ऑफ डिमर्जर बाय डिमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी एंड द इंडियन कंपनी, any transfer by way of conversion of bond, debenture, stock, deposit, certificate of a company to shares or debenture of that company। अब कोई बॉन्ड डिवेंचर है, डिवेंचर्स हैं, वो कन्वर्ट हो गए शेयर्स में या डिवेंचर्स में उस कंपनी के, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं, क्योंकि वो तो कंपनी का अंदरूनी मैटर है। एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स में, ये ट्रांसफर नहीं है। एनी ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी क्या है वो एलएलपी बन गई, तब क्या होगा, कह रहे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, लेकिन ये चार कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या, सारी एसेट एंड लायबिलिटी जो कंपनी की हैं वो एसेट लायबिलिटी किसकी हो गई, एलएलपी की। सारे के सारे शेयर होल्डर्स जो कंपनी के थे वो एलएलपी में पार्टनर बन गए, और जो एग्रीगेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ शेयर होल्डर्स इन एलएलपी है वो 50% है मिनिमम। Total shares of the company in the 3 previous year preceding the previous year in which the conversion take place it not less than 60 lakh। Total value of the asset of the company does not exceed 5 crores। ये 5 कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो अगर प्राइवेट कंपनी एलएलपी बन जाती है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सारे एसेट एंड लायबिलिटी उस कंपनी के क्या है, एलएलपी के बन गए, उसके शेयर होल्डर सारे वहां पे पार्टनर बन गए, 50% की शेयर होल्डिंग हो गई है हम लोगों की, और 3 साल में उनका जो टर्नओवर था कन्वर्जन के पहले वो 60 लाख था, और जो कंपनी की एसेट थी वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं थी। मेरा सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न इज सक्सीडेड बाय अ कंपनी, all asset and liability of proprietary concern become asset and liabilities of a company। The shareholding of sole proprietor is not less than 50% of total voting power in the company and the proprietor receives consideration only by way of allotment of shares in the company। जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी है प्रोप्राइटरी कंसर्न के वो क्या हुए, वो कंपनी के हो गए। जितना भी शेयर होल्डिंग आपका है सोल प्रोप्राइटरी में, जो सोल प्रोप्राइटर है उसका जो शेयर होल्डिंग है वो कंपनी में 50% होना चाहिए। The proprietor receive consideration only by, उसको सिर्फ जो कंसिडरेशन मिला है ट्रांसफर पे वो क्या है, कंपनी ने उसको पैसे नहीं दिए, उसको शेयर्स दिए हैं। Capital gain should arise in the previous year in which the transfer took place, however has 4 exceptions where capital gain is taxable not in the year of transfer of asset but in some other year। कहते हैं कैपिटल गेन तो तभी अराइज होता है जिस ईयर में अराइज हुआ उसी साल में आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन क्या 4 एक्सेप्शंस भी हैं इसके, जिसमें क्या हो, कैपिटल गेन तो अराइज हो जाएगा परंतु आपको टैक्स अभी नहीं देना होगा, वो बाद में देना होगा। क्या, डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट बाय फायर और अदर कैलेमिटीज, आग लग गया, कैपिटल एसेट चली गई, फिर इस पे क्या होता है, इस पे होता है इंश्योरेंस क्लेम। जब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तब टैक्स भरेंगे। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, हमने कैपिटल एसेट को क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है स्टॉक इन ट्रेड में, पर भाई पैसे तो आए नहीं है, कैपिटल एसेट बिजनेस हमारे पास थी
और हमारे पास ही वो स्टॉक बन के आ गई। जब बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, गेन या लॉस होगा, तब हम उस पर कैपिटल गेन टैक्स देंगे। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, लैंड क्या होता है कि अक्सर लैंड गवर्नमेंट अंडरटेक कर देती है, रोड्स बनवाती है तो अगल बगल की जमीनें का अधिग्रहण कर लेती है, ये एग्जांपल है। तो उसमें क्या होता है कि जो मुआवजा होता है वो बाद में मिलता है, जब मुआवजा मिलेगा तब कैपिटल गेन टैक्स देंगे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड बिल्डिंग ऑफ बोथ बाय इंडिविजुअल एचयूएफ अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट विद द डेवलपर। डेवलपर का मतलब ये हो गया कि अगर हमने जाके कहीं पे कुछ कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है या कोई बिल्डर एग्रीमेंट है, हम उसमें जाके हमने एक शेयर ले लिया, तो जब वो बनेगा तब वो हमको लैंड बिल्डिंग मिलेगी, जब मिलेगी तब देखा जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देखिए कैसे होता है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन, फुल वैल्यू कंसिडरेशन का मतलब होता है कि सेल प्राइस, उसमें से क्या घटाना है, उसमें से घटा दीजिए एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो जो आएगा वो होगा आपका ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसमें से आप एग्जेम्पशन घटा दीजिए अंडर सेक्शन 54B, 54D, 54G, 54GA सॉरी, यहां पे देखेंगे तो BDGGA बटगा यही है जिसका एग्जेम्पशन शॉर्ट टर्म में मिलेगा। BDGGA टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्या करिए, फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यहां पे इंडेक्सेशन जो होता है वो अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमेशा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का क्या होता है, इंडेक्सेशन हो जाता है। फिर उसमें से आप एग्जेम्पशन घटा दीजिए 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA, 54GB। ये घटाने के बाद आएगा आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फुल वैल्यू कंसिडरेशन, फुल वैल्यू कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई कैपिटल से ट्रांसफर करते हैं तो उस पर जो भी कंसिडरेशन आपको मिलता है वो माना जाएगा फुल वैल्यू कंसिडरेशन। It means what the transferor receives or is entitled to receive as consideration from the capital asset transferred. Even if full value consideration to be received in installments, अब हमको installments मिलेगा तब क्या करेंगे, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, installment में मिलेगा तो जो entire value जो आपको मिलनी है उस पे तो आप कैपिटल गेन निकाल ही सकते हैं। तो जिस ईयर में ये ट्रांसफर हुआ उसी समय कैपिटल गेन निकालिए और उसी ईयर में आप टैक्स दे दीजिए। So even if full value consideration is to be received in installment, the entire value to be taken into account for computing the capital gain will become chargeable in the year of transfer. In case of exchange, अब अगर मैंने कुछ exchange करा है ऐसे, तो fair market value shall be the market value of property in exchange. जो हमने इसको अदला बदली करी है, तो जो मेरे पास asset आई है उसकी क्या market value है वो हमारा full value consideration होगा। Deemed full value consideration, deemed full value consideration का मतलब होता है कि हम ये फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानेंगे, ये हमारा एजम्पशन है। मनी और एसेट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरर, वैल्यू ऑफ मनी और फेयर मार्केट एसेट ऑन द डेट ऑफ रिसीव्ड। अब डिस्ट्रक्शन हो गया, फायर से या किसी से एसेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो इंश्योर्ड थी, हमको इंश्योरेंस क्लेम मिला, अब वो पैसा भी मिल सकता है एसेट भी मिल सकता है। तो कहते हैं पैसा मिला तो आपका फुल वैल्यू जो वैल्यू ऑफ मनी है वो आपका कंसिडरेशन है, आपको एसेट मिली तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू वो आपका कंसिडरेशन है, दोनों मिला तो वैल्यू ऑफ मनी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, फेयर मार्केट एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो जिस दिन आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में जब कन्वर्ट किया उस दिन उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इनटू काइंड इन फॉर्म, अमाउंट रिकॉर्डेड, जो भी मान लो पार्टनर्स है, पार्टनर्स कोई एसेट लेके आते हैं फर्म में, तो कहते हैं जो अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि जो फर्म की जो बुक्स हैं उसमें उसकी जो अमाउंट रिकॉर्ड की जाएंगी उसी को हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानेंगे। अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन काइंड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अभी फर्म डिसॉल्व हो गई, एसेट क्या हुआ, एसेट को जो है सारे पार्टनर ने बांट लिया, तो कहते हैं कि जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना एसेट आपके डिस्ट्रीब्यूशन के डेट पे, उसे हम क्या मानेंगे, उसे फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानेंगे। Shareholders receiving money, assets on liquidation,
money or market value of the asset on the date of distribution less deemed dividend under section 22C। कह रहे हैं लिक्विडेशन के समय अगर कोई एसेट वगैरह आपको मिली है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो निकालेंगे और उसमें से डीम डिविडेंड जो आपका आएगा उसे घटा देंगे, वो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, तो उसे जितना स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जितनी उसकी वैल्यू निर्धारित कर रखी है उससे कम नहीं, उतना तो कम से कम होगा ही होगा। आप देखिए एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर। असेट ट्रांसफर करना है तो कई तरह के खर्चे होते हैं, ये जो खर्चे होंगे उसका भी यहां पे आप उसका डिडक्शन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द अमाउंट दैट एसएससी हैज पेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ असेट। असेट खरीदने के लिए जितना उसने पैसा दिया है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अगर उसने लोन लेके फिर कोई एसेट एक्वायर करी है तो जो इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड है वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनेगा, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी अगर उसने परचेज करी है तो इंटरेस्ट उसका पार्ट नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि अंडर सेक्शन 24B इन हाउस प्रॉपर्टी उसका डिडक्शन मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी पे मेरा एक वीडियो पहले ही यूट्यूब पे है, उसे आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू पार्टनर्स ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल एसेट। अब अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन करी थी फर्म में और हम उस पर इंटरेस्ट उसको दे रहे हैं तो वो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनेगा। इंटरेस्ट ऑन द एसेट एक्वायर्ड टिल द एसेट इज पुट टू यूज shall be form part of cost of acquisition। जब हमने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट दिया, जब तक वो एसेट पुट टू यूज आई तब तक, लोन लेके जब तक वो एसेट पुट टू यूज आई तब तक वो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन जाएगा। जो इंटरेस्ट इनकर हुआ वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनेगा। लेकिन जब एसेट पुट टू यूज हो गई फिर जो इंटरेस्ट इनकर होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा। सम पेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ मॉर्गेज। फादर ने प्रॉपर्टी ली, फादर ने उसे मॉर्गेज कर दिया, फादर ने क्या किया उसे विल से बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, बच्चे ने मॉर्गेज वाला पैसा चुका दिया और प्रॉपर्टी को छुड़ा लिया। तो यहाँ पे ये जो होगा तो फिर यहाँ पे जो मॉर्गेज अमाउंट पे की गई वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनेगा। परंतु अगर किसी ने क्या किया, उसे एसेट मिली, उसने एसेट मिलने के बाद उसको मॉर्गेज कर दिया, फिर कुछ दिन बाद जाकर उस मॉर्गेज को छुड़ा लिया, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट वो नहीं बनेगा। सिंपल से भाषा में समझिए, वी आर प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड बाय प्रीवियस ओनर एंड आफ्टर इनहेरिटिंग डिस्चार्ज सेम अमाउंट पेड रिगार्डेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। If mortgage done by the SSE and he has cleared the same, it will not form part of cost of acquisition। अभी देखते हैं deemed cost of acquisition क्या होता है। Cost to the previous owner। Cost of acquisition will be deemed to the cost for which the previous owner of the property acquired it on distribution of asset on partition of HUF। HUF के पार्टीशन पे क्या हुआ, asset distributes हुई, तो जो प्रीवियस ओनर ने जितना प्राइस को इंकर किया था उसको खरीदने के लिए वो प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट होगा एक्विजिशन का उसे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। अंडर गिफ्ट और विल, ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ऑन ट्रांसफर ऑफ रिवोकेबल और इरिवोकेबल ट्रस्ट, ऑन ट्रांसफर बाय होली ओन सब्सिडी टू इट्स होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडी कंपनी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। एसएससी देखिए, अगर 1/4/2001 के पहले अगर कोई एसेट एक्वायर की गई है तो एसएससी के पास ऑप्शन है, एसएससी हैज द ऑप्शन टू टेक एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। जो भी चाहे वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो एक्चुअल कॉस्ट ले ले या जो फेयर मार्केट वैल्यू एसेट की है 1/4/2001 की वो ले ले। देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम associated with a business or right to manufacture, produce or process any article or thing, or right to carry on any business or profession, tenancy right, stage carrier permit और लूम आर्स। देखिए यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे लिखा है गुडविल ऑफ अ बिजनेस, प्रोफेशन नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो हम कभी भी प्रोफेशनल का नहीं, हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें किसकी देखनी है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गुडविल ऑफ अ बिजनेस क्या है। उसी तरीके से बाकी एसेट्स भी हैं कि ट्रेड नेम हो गया, ब्रांड नेम हो गया, एसोसिएटेड विद द बिजनेस, और राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, और राइट टू कैरी इन बिजनेस और टेनेंसी राइट, स्टेज कैरी परमिट और लूम आर्स। कहते हैं इट इज एक्वायर्ड बाय प्रीवियस ओनर। अगर प्रीवियस ओनर ने इनको एक्वायर किया है,
देन इट विल द कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। तो फिर जितना प्रीवियस ओनर ने इंकर किया है उसको एक्वायर करने में वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट। लेकिन इफ सेल्फ जनरेटेड का मतलब है आप बिजनेस करते चले गए, आपकी मार्केट में गुडविल बन गई, आपका ट्रेड नेम है, आपका बिजनेस अच्छा, आपके ट्रेड नेम की वैल्यू ज्यादा है, आपके ब्रांड नेम है, आपके पास कोई राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस आर्टिकल और थिंग है, टेनेंसी राइट, एस्टेट क्रेडिट परमिट है, लू मार्क्स है। तो अगर सेल्फ जनरेटेड है तो फिर उसकी कोई भी वैल्यू लगाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ जनरेटेड की एसेट अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा नील। एसएससी ने परचेज किया हुआ है तो अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। इफ एनी अदर केस तो नील इज सेल्फ जनरेटेड। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देखिए, where the capital asset become the property of the SSC of previous owner before 1/4/2001। अब इसके पहले भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पढ़ा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात आ रही है। कह रहे अगर 1/4/2001 के पहले कॉस्ट ऑफ हमने इंप्रूवमेंट कॉस्ट इंकर किया है या प्रीवियस ओनर ने इंकर किया तो क्या होगा। तो कह रहे हैं देन ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन और आफ्टर 1/4/2001 विल बी टेकन। तो 1/4/2001 के बाद जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर होगी हम सिर्फ उसको ही कंसिडर करेंगे। उसके पहले यानी 1/4/2001 के पहले जितना भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर हुआ होगा उसे हम टोटली इग्नोर कर देंगे, यानी उसको हम लेस नहीं करेंगे। कैपिटल एसेट एक्वायर्ड 1/4/2001 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एसेट एक्वायर्ड डायरेक्टली बाय द एसएससी हिमसेल्फ, अगर एसएससी ने खुद खरीदा है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में क्या होता है, इंडेक्सेशन होता है। कह रहे अगर एसएससी ने खुद खरीदा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कैपिटल इंडेक्सेशन ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन कैपिटल इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कैपिटल इन्फ्लेशन इंडेक्स उस साल का जिसमें आपने बेचा उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए कैपिटल इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल आएगा। Asset acquired by the previous owner in any mode given under section 49(1)। 49(1) का मतलब हो गया गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, वो सारा चीजें यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ प्रीवियस ओनर है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर इनटू कॉस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी। तो जब एसएससी को ने बेचा उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब एसएससी को पहली बार वो ट्रांसफर हुआ था एसेट, वो नीचे ले लीजिए, ईयर से डिवाइड कर दीजिए। इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट नॉट अलाउड इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, यानी यहां पे आप इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड ट्रांसफर इन लम्प सम, यहां पे आप इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स अलॉटेड विदाउट पेमेंट आफ्टर 1/4/2001, यानी अगर किसी को बोनस शेयर मिला या फाइनेंशियल एसेट्स मिले हैं कब, 1/4/2001 के बाद, तो यहां पे क्या होगा, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगी। अगर ये पहले मिला है तब कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स अलॉटेड विदाउट पेमेंट बिफोर 1/4/2001, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसएससी में ऑप्ट फॉर मार्केट वैल्यू, तो एसएससी चाहे तो मार्केट वैल्यू ले सकता है एज ऑन 1/4/2001 as a cost of acquisition of such bonus shares. Cost of acquisition of equity shares on conversion of preference shares into equity shares, जो अगर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुए हैं तो उस दिन जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो वैल्यू है वो ले लीजिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेफरेंस इन ऑफ द रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इन रिलेशन टू विद द एसेट इज एक्वायर्ड बाय द एसएससी। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए। पहला, if the bonus shares are acquired before 1/4/2001, the cost of acquisition of such shares shall be, देखिए यहां पे क्या लिखा है, before 1/4/2001 क्या है, बोनस शेयर्स। ओके, ए नील, मार्केट वैल्यू, बी मार्केट वैल्यू सच बोनस शेयर्स ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, सी मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, डी नन ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया अगर बोनस शेयर आप एक्वायर करते हैं 1/4/2001 के पहले तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो नील हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, नील। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस और राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो नील हो जाएगा। ठीक, ए आंसर है नील,
B, the capital expenditure incurred. The capital expenditure incurred on after 1/4/2001. None of the above. Answer is A. In case of long-term capital gain, the amount to be deducted from consideration price shall be. देखिए यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो जो भी हम उसमें से घटाएंगे यानी कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो क्या होगा, वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ए पॉइंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सी मार्केट वैल्यू 1/4/2001, डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नो इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज डन इवन दो देयर इज एलटीसीजी इन केस ऑफ। कह रहे हैं कि कहां पे इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, जबकि वो एसेट क्या है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो कहां पे वो अलाउड नहीं है। क्वेश्चन देखिए, नो इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डन इवन दो देयर इज एलटीसीजी इन केस ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर्स, सर्टेन एसेट हेल्ड बाय द नॉन रेजिडेंट, certain asset held by the non-resident, any bond or debentures other than capital index bond issued by the government or sovereign bond by RBI, certain asset held by the non-resident and any bond debenture other capital asset index bond issued by the government। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आंसर सी, certain assets held by the non-resident, any bond or debenture other than capital index bond issued by the government or sovereign gold bond of the by RBI। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि ये काफी आप लोगों को हेल्प करेगा ये वीडियो, और इसके बाद का जो भी कैपिटल गेन का है वो मैं सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो में लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर ये पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील कर सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।